चलिए देखिए अब इधर पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर हम लोग काम कर रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जितना भी सारा फंक्शन था वो सब आप समझ गए थे। आप देख लिए थे कि रिएक्शन के पश्चात कैसे जिंक का वेट घट जाता है और कॉपर का वेट बढ़ जाता है। रिएक्शन के पश्चात एक और चीज़ बदलता है, वो है आयन का सांद्रण। एक बार आयन का सांद्रण घटा है और एक बार बढ़ा है। आप याद कीजिए, जिस केस में रॉड घटा है, रॉड का जो वेट है वह घटा है, उस केस में कंसंट्रेशन बढ़ा है, और जिस केस में कंसंट्रेशन घटा है उसमें बढ़ा है, और जिसमें कंसंट्रेशन बढ़ा है उसमें वेट घटा है। एक और देखे थे कि जहाँ पर ऑक्सीडेशन की घटना हो रही थी उसको हम लोग एनोड कहते हैं, और जहाँ रिडक्शन की घटना होती है उसे हम कैथोड कहते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिसके कारण रॉड पॉजिटिव चार्ज्ड हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और सामने वाले में Cu++ जाके जो चिपकता था, इसीलिए हम लोग उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को ही एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को ही कैथोड कहते हैं इस सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बातें बदल जाती है, हम सिर्फ अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हैं। तो ये सब बात अब आप देख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड हम बार बार इसका चर्चा करेंगे कि ये इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड है। तो आखिर ये इलेक्ट्रोड होता क्या है, ये किस तरह की व्यवस्था होती है, इसी को हम लोग समझेंगे। हेडिंग डालिए स्टार लगा के, इलेक्ट्रोड। पता नहीं इलेक्ट्रोड कैसे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप। ये ठीक है, इलेक्ट्रोड। देखिए सुनिएगा, हम 2-3 बर्तन अलग अलग लेते हैं इस बात को समझाने के लिए, ठीक है। क्या? अच्छा, लेक्चर नंबर। आपका लेक्चर नंबर ये 3 है, 3 है ये। सुनो, मान लीजिए कि हम 3 बर्तन लिए हैं और तीनों में थोड़ा थोड़ा पानी भर लीजिए। इस बर्तन में छेद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पानी गिर जाएगा। इसमें छेद दिख रहा है। अब पानी भरने के बाद क्या करो आप, इसमें डाल दो आप ZnSO4। तो पानी में जाके टूट जाएगा ना ZnSO4, Zn++ में और SO4 माइनस में। ये इसमें डाल दो CuSO4, टूट जाएगा Cu++ में और SO4 माइनस में। इसमें डाल दो आप AgNO3, टूट जाएगा Ag+ और NO3 माइनस में। बताइए तो इसमें धातु का कौन सा आयन है? Zn++। तो जो आयन है उसी का एक रॉड ले लीजिए, मेटल रॉड, या उसी का तत्व ले लीजिए आप। इसमें कौन सा लेंगे? कॉपर। और इसमें क्या लेंगे? ये जो रॉड है Ag का है, Ag रॉड। ये है कॉपर रॉड और ये है जिंक रॉड। बस इतनी सी व्यवस्था कहलाती है इलेक्ट्रोड। इसका नाम हो जाएगा जिंक इलेक्ट्रोड, इसका नाम होगा कॉपर इलेक्ट्रोड, और इसका नाम होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड या Ag इलेक्ट्रोड। इसी में यदि कुछ दूसरा तुम लोगे तो वो भी इलेक्ट्रोड ही कहलाएगा, नाम बदल जाएगा। जिस चीज़ का तुम डालोगे इलेक्ट्रोड उस वो नाम पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो सुनिए आप, इसमें एनोड और कैथोड कौन है, सो बताओ तो। इसमें किसको एनोड कहेंगे, किसको कैथोड कहेंगे? नहीं, अभी ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है।
कहीं पर किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन अभी नहीं हो रहा है। आप इसको एनोड कहेंगे, इसको कैथोड कहेंगे, या किसको क्या कहेंगे, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि जब आप दो हाफ सेल को यानी दो इलेक्ट्रोड को कनेक्टिंग वायर से आप कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम कहेंगे एनोड, और जहाँ पर रिडक्शन होगा उसको हम कहेंगे कैथोड। तो ऐसे नहीं पता चलेगा कि ये एनोड है या कैथोड, ये किसी भी चीज़ का काम कर सकता है। इसको हम एनोड भी कह सकते हैं, इसको हम कैथोड भी कह सकते हैं। कॉमनली इसको किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रोड के नाम से। तो अब तुम इलेक्ट्रोड में और कैथोड एनोड में अंतर समझो कि इलेक्ट्रोड और कैथोड एनोड में अंतर का क्या मतलब है। तो अब अभी आप समझिए कि देखो, इसी व्यवस्था को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड और कैथोड एनोड में अंतर क्या होता है। इलेक्ट्रोड एक कॉमन वर्ड है जो एनोड के लिए भी प्रयुक्त होता है और कैथोड के लिए भी प्रयुक्त होता है, लेकिन एनोड और कैथोड यह एक स्पेसिफिक वर्ड है। एनोड सिर्फ उस इलेक्ट्रोड के लिए यूज होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन की घटना होती है, और कैथोड उसके लिए प्रयुक्त होता है जहाँ पर रिडक्शन की घटना होती है। और जब तक हम इसको आपस में जोड़ ना दें तब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा, या ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो इस हिसाब से जोड़ने के पश्चात ही हम एनोड कैथोड कह सकते हैं, लेकिन जोड़ने से पहले हम उसको सिंपली इलेक्ट्रोड कहेंगे। क्या आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोड का परिभाषा क्या है? हम कहेंगे कि ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई तत्व अपने ही आयन वाले विलयन में एक दूसरे के संपर्क में रहता है, उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे इसको हम जेडएन इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको सीयू इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको एजी इलेक्ट्रोड कहेंगे, या कॉपर इलेक्ट्रोड, जो भी है अपना वो आता चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? नीचे एरो हेडिंग तो हो गया होगा, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई तत्व अपने ही आयन वाले विलयन में एक दूसरे के संपर्क में रहता है, अपने ही आयन वाले विलयन में एक दूसरे के संपर्क में रहता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। लिखिए एग्जाम्पल। फटाफट ये तीनों फोटो बना लीजिए और जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए।
लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, धातु के प्रकार। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, धातु के प्रकार। यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे धातु के प्रकार। देखो सुनो, ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना, धातु का जो प्रकार होता है, ये कई तरह का होता है। तो एक एक करके सबको हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। एक नंबर लिखेंगे धातु आयन इलेक्ट्रोड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेटल आयन इलेक्ट्रोड। धातु आयन इलेक्ट्रोड, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखो अभी जो एग्जाम्पल तुम लिखा था ना नीचे, अभी पिछला जो 3 एग्जाम्पल लिखा था, वो तीनों का तीनों एग्जाम्पल इसी का था। मतलब धातु आयन का ही वो एग्जाम्पल था। एक्चुअल में इसका प्रॉपर डेफिनीशन क्या है या इसकी समझ क्या है, इसको आप समझिए बाबू। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें धातु का आयन अपने ही आयन वाले घुलनशील लवण के विलयन के संपर्क में रहता है। अब जो बात हम बोले वो शायद आप समझे नहीं। अब देखिए हम लिख के आपको समझाते हैं। जैसे हम एक बर्तन लिए और इसमें हम पानी थोड़ा सा भर लिए और इसमें मान लो AgNO3 डाल दिए, जो कि टूट गया अंदर में जाके Ag प्लस में और NO3 माइनस में। अब आप क्या कीजिए, इसमें एक रॉड डालिए। किस चीज़ का? Ag का। एकदम सही पकड़ रहे हैं आप। तो इसको हम कौन सा इलेक्ट्रोड कहेंगे? Ag इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो तुम देखो कि यहाँ पर ये जो धातु का क्षर है, यह किस लवण के विलयन में घुला हुआ है? AgNO3 के लवण में। और AgNO3 जो होता है ये पानी में घुल जाता है। यह पानी में घुलनशील है क्योंकि पानी में यह टूट जाता है Ag प्लस और NO3 माइनस में। यदि यहीं पर हम AgCl ले लें तब काम होने वाला नहीं है, क्योंकि पानी में AgCl नहीं टूटता है, वह सॉलिड रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसमें कोई धातु का क्षर अपने ही आयन वाले लवण के विलयन में, घुलनशील लवण के विलयन में एक दूसरे के संपर्क में रहता है। तब आपके दिमाग में आएगा कि क्या सर ऐसा भी संभव है कि कोई धातु का क्षर ऐसे विलयन में एक दूसरे के साथ संपर्क में हो जहाँ पर जो लवण लिया गया है वह घुले नहीं और घुलनशील लवण हो? एक्चुअल में दूसरा टाइप ही यही है। अभी जो लवण हम डाले हैं वह AgNO3 ही ना इसमें डाले हैं। AgNO3 घुलनशील होता है, लेकिन ऐसा भी इलेक्ट्रोड बनता है जहाँ पर धातु का जो क्षर डाले हो उसके विपरीत जो लवण तुम लिए हो यहाँ पर घुलनशील है और वहाँ पर वो अघुलनशील होता है, पानी में घुलता भी नहीं है। जैसे अभी तुरंत हम इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। AgCl का भी बनता है लेकिन उसका तरीका थोड़ा बदला हुआ है। आप पहले लिखिए नीचे, ये हेडिंग डाला हुआ है ना आपका, नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे इस तरह के इलेक्ट्रोड में धातु का क्षर इस तरह के इलेक्ट्रोड में धातु का क्षर
अपने ही आयन वाले अपने ही आयन वाले घुलनशील लवण अपने ही आयन वाले घुलनशील लवण के विलयन में अपने ही आयन वाले घुलनशील लवण के विलयन में एक दूसरे के संपर्क में रहता है। या विलयन में डूबा रहता है। डूबा रहने का मतलब एक दूसरे के संपर्क में रहना ही हुआ, एक दूसरे के संपर्क में रहता है। लिख लिए, एग्जाम्पल लिख लेंगे, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट में ना बगल में, जैसे यहाँ देख लो, इधर हम लिख रहे हैं कि AgNO3 ये जो है ये कैसा लवण है? घुलनशील लवण। घुलनशील लवण का मतलब होता है जिसको हम पानी में डालें तो वो टूट गया कम्प्लीटली Ag+ और NO3- में और घुल गया। जब तक टूटेगा नहीं घुलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो लवण लिया गया है जिसमें कॉमन आयन है वह घुलनशील है। क्या हुआ? आप यहाँ NaCl लेना चाहते हैं। आप यदि यहाँ पर NaCl लेना चाहेंगे तो आपको रॉड कौन सा डालना पड़ेगा? सोडियम का। दिक्कत क्या है सोडियम के साथ? सोडियम बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होता है। यदि आप यहाँ पर पानी लिए हैं ना तो सोडियम तुरंत उससे रिएक्शन करके आग पकड़ लेगा। सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, और यह काफ़ी रैपिडली रिएक्शन करता है, जिसके कारण यहाँ पर सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, जहाँ पर हीट उत्पन्न होता है, उष्मा पैदा होती है। उस हीट के कारण हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेता है, और जैसे ही आप सोडियम को इसमें डालोगे यहाँ आपको प्रतीत होगा कि वो फटाफट करके आग की तरह जलता रहेगा वो। तो ऐसी स्थिति में वैसा कोई इलेक्ट्रोड हम नहीं बनाएंगे जो रिएक्शन करके कुछ तीसरे काम स्टार्ट कर दे। एक्चुअल में सोडियम बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल है, इसीलिए जनरली सोडियम का इलेक्ट्रोड हम लोग नहीं बनाते, समझे। लेकिन ऐसा काम Ag के साथ नहीं होता है। Ag वाटर के साथ रिएक्शन करके Ag नहीं समझे। जितना भी एक्टिव मेटल है उस सब का नहीं बनेगा, जैसे सोडियम का नहीं बनेगा, पोटेशियम का नहीं बनेगा, उस सब के साथ इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना देता है या फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है। Ca हाँ बनेगा, Ca से बनेगा, लेकिन ये भी थोड़ा अनस्टेबल है, चूँकि ये भी मिला जुला के एक्टिव रहता है। जितना भी अल्कली मेटल है ना, अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन मेटल, ये सब थोड़ा साइड रहता है, लेकिन बनता है, इससे भी बनेगा। और सोडियम के साथ तो जनरली नहीं बनता है, लेकिन बनाएंगे तो वो भी बनेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन जो कि बहुत टफ काम है। किसका? सोडियम का यूज़ ज़रूरी थोड़ी है कि हम इसमें इलेक्ट्रोड बनाने के लिए ही उसका यूज़ करें, दूसरे काम में आ सकता है उसका यूज़। नहीं समझ में आ रहा, आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है हम तक। हाँ, एक्चुअल में NaCl का यूज बेट्रा और ये सब सेल में कहीं होता ही नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि जब आप सोडियम NaCl का यूज कीजिएगा तो आपको सोडियम मेटल लेना पड़ेगा इलेक्ट्रोड बनाने के लिए, और यदि आप सोडियम मेटल लेंगे तो सोडियम काफ़ी अभिक्रियाशील धातु होता है, काफ़ी एक्टिव मेटल होता है, वो जनरल रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, आप सुने होंगे सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। उसका रीज़न यही है ना, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है लेकिन केरोसिन तेल के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वहाँ पर उसको H2O नहीं मिलता है। तो सोडियम ऐसा धातु है जो पानी में आग पकड़ लेगा, इसीलिए इसके साथ उसको हम नहीं रखेंगे। और इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा आएगी इस सब बात की। अब चूँकि आप क्वेश्चन कर दिए कि सर हम यहाँ पर NaCl लेके Na ले सकते हैं क्या, तो हमने आपको ये कहा
कि जैसे यहाँ पर AgNO3 लेके Ag ले लिए हैं, उसी प्रकार यदि आप NaCl लेंगे तो सही है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, लेकिन ये रॉड जैसे ही अंदर डालेंगे पोटेंशियल तो डेवलप होगा ही, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, लेकिन साथ साथ एक तीसरा काम स्टार्ट हो जाएगा, और वह तीसरा काम है सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके, सोडियम H2O के साथ रिएक्शन करके NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। हाइड्रोजन गैस काफ़ी ज्वलनशील गैस होता है। यहाँ पर ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें तुरंत आग पकड़ लेगा और इस हाइड्रोजन की वजह से आग पकड़ लेगा। पता चला सेल बनाने चले शरीर में आग पकड़ लिया। इसीलिए ऐसे धातु का यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे आप आगे पढ़िएगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो ये सब बात आप पढ़िएगा ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि सोडियम का भी बनाया जा सकता है यदि प्रॉपर व्यवस्था के साथ व्यवस्थित करके उसको बनाया जाए तो, ठीक है, संभव है ये, असंभव तो कुछ भी नहीं है। खैर, इसका डेफिनेशन तो आप नहीं लिखे हैं ना अभी, इसका लिखा दिए क्या? अच्छा, एग्जाम्पल भी उतार लिए हैं आप, लिखिए दूसरा नंबर हेडिंग। लिखेंगे, सुनिए इधर, धातु धातु आयन अघुलनशील इलेक्ट्रोड, यहाँ बीच में क्या लगा देना है? अघुलनशील। धातु धातु आयन अघुलनशील लवण इलेक्ट्रोड। और इसमें ना बुक में देखोगे कभी कभी यहाँ पर ये भी लगा देता है धातु धातु आयन घुलनशील लवण इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन सॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। ये होता है धातु धातु आयन अघुलनशील लवण इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो पूरा हम लिख देते हैं, धातु धातु आयन यहाँ पर लिखना है आपको, इसमें अघुलनशील लवण इलेक्ट्रोड। इंग्लिश में यहाँ पर जोड़ देना इनसॉल्युबल साल्ट, इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इनसॉल्युबल साल्ट इलेक्ट्रोड। हेडिंग लिख लिए हो तो मिटा दो। अच्छा, अभी जो आप फिगर बनाए हैं, फिगर जो बनाए होंगे उसके अगल बगल थोड़ा बहुत जगह होगा, उसमें ना आप एक और बात समझ लीजिए। इसलिए ये समझना आपके लिए ज़रूरी है कि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। सुनो इधर, अभी हम जो अगला हेडिंग डाले हैं उस पर काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम पहला वाला पर काम कर रहे हैं। 1 नंबर में जो लिखे थे ना अभी फिगर बनाए, धातु धातु आयन है ना इलेक्ट्रोड, उस पर उसका जो फिगर बनाए उसी फिगर को हम एक बार फिर से बना रहे हैं, क्योंकि उसमें एक और बात आपको समझाना है यहीं पर, नहीं तो बाद में हो सकता है कन्फ्यूजन हो। और उतारना बिल्कुल नहीं है, चूँकि आप एक बार पहले ही उतार चुके हैं। हम इसमें जब Ag का रॉड डाले थे अभी, और इसमें डाले थे हम लोग Ag प्लस और NO3 माइनस, एक्चुअल में AgNO3 डाले थे, तो ये एक हाफ इलेक्ट्रोड हुआ या फुल सेल हो गया? ये हाफ इलेक्ट्रोड हुआ। ऐसा एक और कोई इधर आएगा, उसको हम तार से जोड़ेंगे, तब जाके वह होगा पूरा सेल। अभी तो ये हाफ सेल है ना, और हाफ सेल में दो में से कोई एक बातें होंगी, या तो ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। इसी को यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो या तो यह इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा यहाँ से, या तो यह इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन देगा। आप बताइए कि ये क्या करेगा? ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा?
बोलिए, सुनो अब ध्यान से, यही बात तुमको समझाना था, और जो हम सोच रहे थे वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में हैं आप। यह इलेक्ट्रॉन देगा या यह इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बात सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता है। यह बात निर्भर करता है कि इसके साथ लगा हुआ जो दूसरा इलेक्ट्रोड है वह कैसा इलेक्ट्रोड है, वह सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है या वह सिल्वर से कम अभिक्रियाशील है, उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सिल्वर से अधिक है या उसके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता सिल्वर से कम है। ऐसी स्थिति में यह इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और यह इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसका यह मतलब हुआ कि यह एनोड का भी काम कर सकता है और यह कैथोड का भी काम कर सकता है, और यह बात इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा क्रिएट हुआ है। सिचुएशन क्रिएट होने का मतलब इसके सामने में इस तरफ कैसा इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। जैसे कॉपर और जिंक का कल केस देखे थे ना, कॉपर भी धातु है और जिंक भी धातु है, दोनों का क्षमता इलेक्ट्रॉन देने का ही होता है, लेने का क्षमता किसी का नहीं होता है। धातु में तो सबका क्षमता इलेक्ट्रॉन देने का होता है, धातु कभी इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। लेकिन फिर भी आप कल क्या देखे थे, पिछले लेक्चर में क्या देखे थे आप कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लिया था। पता है क्यों इलेक्ट्रॉन लिया था? क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है जिंक। जिंक और कॉपर जब भी एक साथ रहेगा तो जिंक के देने की क्षमता अधिक है, तो जिंक के देने की क्षमता अधिक है तो जिंक दे दिया। अब जिंक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? वो कहीं ना कहीं कोई तो गेन करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो वहाँ पर मजबूरी में कॉपर उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो गेन किया तो कॉपर का देखो, नॉर्मल कॉपर का आइटम नहीं गेन किया है, कॉपर का आयन गेन किया है, Cu++ गेन किया है, ना कि कॉपर का आइटम। बात समझ में आ रही है? गेन जो किया था वह किया था Cu++। कॉपर गेन किया था क्या? कॉपर का आइटम कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, चूँकि मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है। मेटल का तो परिभाषा ही यहाँ से होता है, वह सारा का सारा तत्व धातु है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है। और भी इसके रिगार्डिंग बातें हैं, लेकिन मेन बात ये है। तो यही हम ये तुमको समझाना चाह रहे थे कि इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएगा या आएगा, ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है सामने वाले पर कि सामने वाला कैसा लगा हुआ है। तब तो इस हिसाब से बात ये हुई, यानी कंक्लूजन ये हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और इसका रिडक्शन भी हो सकता है। तो जब ऑक्सीडेशन हो सकता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करेगा ये, जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन करेगा ये। तो क्यों ना हम उस रिएक्शन को चेक कर लें जहाँ पर ये ऑक्सीडेशन करेगा तब चेक क्या होगा और रिडक्शन होगा तब क्या होगा, उस रिएक्शन को अभी ही देख लें ताकि बाद में दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि सिल्वर का एटम Ag+ में कन्वर्ट किया और एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यही इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू आगे बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन के दौरान जो रिएक्शन होगा वह होगा Ag सॉलिड कन्वर्ट करेगा Ag+ और प्लस एक इलेक्ट्रॉन में, ये इसका कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ। ये या तो ऐसा करेगा या फिर एक दूसरा काम कर सकता है। यदि सामने वाला इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील हो तब यह क्या करेगा, तब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने वाला कौन ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन? Ag+, और ये जाके तब इसमें चिपक जाएगा। मतलब इसका वेट घट भी सकता है, इसका वेट बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड किस बात पर करता है? सिचुएशन पर, कि सामने वाला कैसा है। तो ये रिडक्शन भी कर सकता है, और यदि ये रिडक्शन करे तो इसका जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होता है। ये इधर लिख दीजिए और ये उधर लिख दीजिए। और यदि फिगर पर समझना चाहते हैं तो उधर से इलेक्ट्रॉन आया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन Ag+ को मिला, Ag+ इलेक्ट्रॉन लेके उसमें जाके सट गया, Ag सॉलिड बना दिया। तो इसी को उल्टा करके यदि हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं Ag+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Ag सॉलिड का। समझे बात? ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी था, बेहद खास बात था ये। एक और बात, किसी भी हाफ सेल का एक रिएक्शन तुमको पता चल गया ना, जैसे ऑक्सीडेशन यदि पता चल गया तो तुमको रिडक्शन भी पता चल गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिएक्शन को पलट देना है।
जैसे देखो पलट दिए हैं ना, जो यहाँ प्रोडक्ट है वो यहाँ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ा जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है मतलब रिडक्शन। क्या कोई दिक्कत है इसमें यहाँ तक? तो अभी जो हम बोले थे कि उस फिगर में कुछ काम कर लीजिए, फिगर के बगल में इतना जगह होगा, आप लिख लीजिए फिगर, रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, वहाँ पर आप लिख लीजिए। और जगह नहीं है तो जो अगला हेडिंग लिखे हेडिंग को काट के लिखिए, इसलिए कि ये ज़रूरी है। और अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा टाइप, दूसरा वेराइटी। देखो इधर, इसमें क्या किया जाता है सो देखो, अभी जो हम लिए थे Ag+ और NO3- यह घुलनशील इलेक्ट्रोड था ना। अब इसमें आप ले लीजिए AgCl। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, पहला वाला नहीं। इसमें क्या लेना है, और AgCl में S लगा दिए मतलब ये नीचे में जाके बैठ गया, सॉलिड है। इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ लेना पड़ेगा, KCl। KCl लेना पड़ेगा या फिर लेना पड़ेगा NaCl। आपको एक ऐसा लवण लेना पड़ेगा जिसमें एक आयन कॉमन हो, जैसे इसमें भी Cl- होगा, यदि ये टूटे तो Cl- होगा, और यदि ये टूटे तो भी Cl- होगा। तो दोनों में कॉमन आया है ना जी Cl-। यदि आप NaCl लेते तो भी तो Cl- होता, और Na+ के रूप में रहेगा तो टेंशन नहीं है। Na एटम के रूप में आएगा तब रिएक्शन होगा, आयन के रूप में रहेगा तब कोई रिएक्शन नहीं होगा। आयन के रूप में रहता रिएक्शन तो सब्जी और दाल जो खाते रहते हैं नमक डाल डाल के, NaCl देखा है ना NaCl? तुम लोग कितना आदमी नहीं देखा है NaCl? नहीं देखा होगा, मुँहमा फुला देंगे तुम्हारा। रोज़ का रोज़ खा रहा है, कहता है देखे नहीं है। तो इसमें क्या करना होता है, सुनो, ध्यान दो इधर। इस तरह के इलेक्ट्रोड में, सुनिएगा ध्यान से, इस तरह के इलेक्ट्रोड में आपको दो लवण की ज़रूरत पड़ती है। जो धातु का क्षार आप डाले उसी का ही हम एक अघुलनशील लवण ले लेंगे, और एक ऐसा साइड से लवण लेंगे जिसका एक आयन कम से कम उभयनिष्ठ हो उस अघुलनशील लवण के साथ। जैसे ये बना होगा तो Ag+ और Cl- से बना होगा, ये बना होगा K+ और Cl- से, दोनों में ना Cl- है। तो यहाँ भी पोटेंशियल डेवलप होता है, जो हम आगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पढ़ेंगे। और यह भी इलेक्ट्रोड का काम करता है, यह भी इलेक्ट्रॉन के लेने और इलेक्ट्रॉन के देने का काम करता है। कैसे करता है इसको देखिए आप। ये बात सही है कि AgCl घुलता नहीं है, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो वाटर में घुलता ना हो, और जो बेहद कम घुलता है ना या फिर नहीं घुलता है उसको हम लोग रिवर्सिबल साइन के साथ दिखाते हैं कि वो बहुत कम मात्रा में घुलता है। यानी AgCl जो है, AgCl सॉलिड, ये रिवर्सिबल साइन के साथ हम दिखाएंगे कि ये टूट रहा है Ag+ में और Cl- में। लेकिन हाँ ध्यान रहे, 2 करोड़ मॉलिक्यूल AgCl का लोगे तो होगा तो 10 गो टूटेगा या वो 10 गो नहीं टूटेगा। मतलब ये इतना कम अमाउंट में घुलता है कि इसको हम क्या कह देते हैं, अघुलनशील। अब आप ही सोचिए ना, 2 करोड़ में 10 गो घुलिए गया तो कौन सा तीर मार लिया भाई? क्या इसको घुलनशील की श्रेणी में आप रखोगे? तो ऐसा कोई लवण नहीं जो पानी में बिल्कुल नहीं घुलता हो। ऐसा नहीं कि एको को घुलबे नहीं करता है, टूटबे नहीं करता है, टूटता है, लेकिन इतना कम टूटता है जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। और जितना कम टूटने वाला इलेक्ट्रोलाइट है, ये सब रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाता है, ये सब ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो ये हो गया। अच्छा, KCl तो टूटेगा ना? कैसे टूटेगा ये? K+ और Cl-। तो यहाँ पर ये जो Ag+ है, ये जो Ag+, मान लीजिए कुछ Ag+ टूटा होगा, वह Ag+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है ना? जो टूटा वो तो ग्रहण कर सकता है ना? क्या हुआ?
AgCl टूटेगा तो Ag प्लस देगा और Cl माइनस देगा, Cl माइनस देगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। अरे भाई AgCl टूटेगा तो Ag प्लस देगा और Cl माइनस देगा, कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है वो। और जो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन दिया उसको कौन ले लिया? Cl माइनस। तो ये जो Ag प्लस टूटा है, यदि यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, अच्छा टूटा होगा AgCl तो Ag प्लस और Cl माइनस इसी में ना होगा। इस वायर के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन आए और उसमें जितने Ag प्लस टूटा है उतने Ag प्लस में वह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा? AgCl, Ag सॉलिड, यही ना बना देगा। अब आप इस दोनों रिएक्शन को जोड़िए तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये AgCl सॉलिड प्लस Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना रहा है? Ag प्लस प्लस Cl माइनस और प्लस Ag प्लस Ag सॉलिड, यही ना बनाएगा। कुछ कुछ कटेगा क्या यहाँ से? क्या क्या टूट कटेगा? Ag प्लस से Ag प्लस कट जाएगा, तो फाइनली रिएक्शन क्या मिलेगा? AgCl सॉलिड प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट कर रहा है Ag सॉलिड में और प्लस Cl माइनस में। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये रिएक्शन एक हाफ रिएक्शन है या कंप्लीट रिएक्शन है? यह एक हाफ रिएक्शन है। जब भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन दिख जाए, चाहे रिएक्टेंट के साइड या प्रोडक्ट के साइड, यह एक हाफ रिएक्शन होता है, यह कंप्लीट कभी नहीं होता है। कंप्लीट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं। आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, ZN प्लस ZnCu जो बना था, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा था आपको? यह एक हाफ रिएक्शन है। अब आपको ये पहचानना है कि यह ऑक्सीडेशन हाफ है या रिडक्शन हाफ। यह रिडक्शन हाफ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसेस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन हाफ कहते हैं। तो बताइए इसका जो रिडक्शन हाफ हो गया, यानी यह जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस तरह का अभिक्रिया दिखाएगा। AgCl सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, Ag सॉलिड में बदलेगा और Cl माइनस में बदलेगा। और यदि यही ऑक्सीडेशन करे तब इसका रिएक्शन कैसा होगा? ऑक्सीडेशन हाफ करे तो कैसा? इसी का उल्टा नहीं होगा जी, इसी का उल्टा। तो क्या लिखेंगे बताइए? Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, ये बना देगा AgCl सॉलिड और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। यानी इसका जब हमको हाफ रिएक्शन लिखने का भविष्य में कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे जैसा बोर्ड पर अभी लिखा हुआ है। अब आप इस रिएक्शन का कंप्लीट मतलब समझिए। अभी तक आप इस रिएक्शन का कंप्लीट मतलब नहीं समझे हैं। देखो, जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा उधर से तो इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? AgCl इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। देख रहे हैं AgCl ही ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। अरे ग्रहण करने का मतलब रिडक्शन का प्रोसेस। ग्रहण करेगा कौन? AgCl। AgCl एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ये कन्वर्ट कर जाएगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस में। अब ये कैसे हुआ होगा ये हम आपको बताते हैं। AgCl टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, तो Cl माइनस अपना जगह पर चला गया और Ag प्लस जो बना था वही ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट कर जाएगा। बताइए यहाँ से Ag निकल के ये रॉड को मोटा करना स्टार्ट कर देगा। और जब यही प्रोसेस रिडक्शन का होगा, उल्टा होगा, तब क्या होगा? तब ये जो Ag है, ये वाला जो Ag है, यह Cl माइनस के साथ, और वो Cl माइनस कहाँ से आएगा पता है? KCl का जो Cl माइनस है उससे आएगा, चूँकि अधिक मात्रा में Cl माइनस यहाँ से निकलेगा ना कि यहाँ से। तो ये जो Ag सॉलिड है, यही Ag सॉलिड इस Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, AgCl सॉलिड का निर्माण करेगा, जो बर्तन से वहाँ से टूट के नीचे गिर के बैठ जाएगा और साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ वो यहाँ से आते हुए आगे फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पर कैसा प्रोसेस हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का। आई बात समझ में, या कोई दिक्कत है इसमें?
पहले आप इसका बात लिख लीजिए, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखिए। लिखिए इस तरह के इलेक्ट्रोड में धातु का क्षर इस तरह के इलेक्ट्रोड में धातु का क्षर एक ऐसे विलयन में डूबा होता है, एक ऐसे विलयन में डूबा होता है जिसमें उसी धातु का एक अघुलनशील लवण तथा एक कोई भी घुलनशील लवण अच्छा, यहाँ कोई भी घुलनशील लवण क्यों बोले ये आपको पता चला? जरूरी नहीं है कि उसमें AgCl ही होना चाहिए, उसमें NaCl, KCl, CaCl2 कुछ भी लीजिए, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए, उसका एक आयन उभयनिष्ठ होना चाहिए, तभी वो रिएक्शन करेगा, अन्यथा रिएक्शन नहीं करेगा। अब क्या क्या बोल रहे थे फिर भूल गए, हमको चेक करना पड़ेगा। एक कोई भी घुलनशील लवण रहता है जिसका एक आयन उभयनिष्ठ होता है, बताइए इसमें कौन घुलनशील है और कौन अघुलनशील है? AgCl को हम लोग कहते हैं सॉल्युबल साल्ट, इनसॉल्युबल साल्ट, और इसको कहते हैं सॉल्युबल साल्ट। बोलो हाँ या ना। कौन आयन उभयनिष्ठ है भाई? Cl। कॉमन आयन Cl माइनस है। फिगर उतारिए। इस फिगर को उतारने के बाद ये वाला रिएक्शन लिखिए सब, और चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुमको, इसलिए ये हाफ रिएक्शन है ना कि फुल रिएक्शन। अच्छा एक बात और से देखो, इसको तुम फुल रिएक्शन कैसे कह सकते हो? AgCl में क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण या लॉस हुआ है कुछ भी? ये तो सिंपल AgCl टूटा है Ag प्लस में और Cl माइनस में, और दूसरा में जो Ag प्लस बना उसमें एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है, लेकिन यहाँ त्याग को कहीं दिखलाया गया है। तो इसमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात है, तो इसीलिए फाइनल रिएक्शन भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण का हुआ, और इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए? रिडक्शन हाफ। और हम जानते हैं कि उसका अपोजिट रिएक्शन ही ऑक्सीडेशन हाफ होगा, तो हम कुछ नहीं किए, उसी रिएक्शन को पलट दिए। एक ही रिएक्शन, एक ही सेल जैसे ऑक्सीडेशन हाफ करेगा, जस्ट उसका रिवर्स रिडक्शन हाफ करेगा। एक बार एक रिएक्शन मिल गया ऑक्सीडेशन हाफ का, तो रिडक्शन हाफ का तो ऑलरेडी मिल गया, बस कुछ नहीं करना है, उसको रिवर्स कर देना है। इस इलेक्ट्रोड का नाम है AgCl इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं AgCl इलेक्ट्रोड। एग्जाम्पल में जब नाम लिखोगे ना तो ये है AgCl इलेक्ट्रोड। आ जाओ अंदर आ जाओ। अब आपको क्या करना है, ये फिगर उतार लेना है, ये सारा रिएक्शन लिख लेना है। इस रिएक्शन के थ्रू ही हम समझ पाए हैं कि इसका ये ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ कैसे है। ये दोनों उतार लीजिए। अगला क्लास में आपको बताया जाएगा कैलोमेल इलेक्ट्रोड के बारे में, जिसका चर्चा NCERT किया है, और यदि आप उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं तो आपको परेशानी होगी। आज के लिए बस इतना ही।